बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना जितने भी नून लीग के वोटर हैं ना उनको मुखातिब करके कहती हूँ कि अगले 2 मिनट आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ऐसी खबर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि अगर आपका ना दिल खुश हुआ तो आप वीलॉग को पॉज कर सकते हैं, बिल्कुल पॉज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है सारे काफ लीग वाले, सारे PTI वाले, बाकी सारी पार्टियाँ आगे आ जाएँ। 2 मिनट के बाद का वीलॉग आपने सुनना है, लेकिन शुरू के 2 मिनट तमाम नून लीग वालों के लिए तैयार हो जाएं भाई। कोई पूछे कि क्यों तैयार हो रहे हैं तो आप कहना कि नवाज शरीफ आ रहा है। जी हाँ, नवाज शरीफ आ रहे हैं और नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार हो चुके हैं। तारीख भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ये ईद कुर्बा गुजरनी है ना, ये 29, 30 यकम के बाद आपने देखना है, ये 3-4 दिन गुजर जाएं ईद के, और उसके बाद आपने देखना है कि जुलाई के अंदर ईद के फ़ौरन बाद जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं वो अपना कानूनी प्रोसेस शुरू कर देंगे, मुतल्लिका अदालतों से रुजू करेंगे। अब आप पूछेंगे रुजू करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब सेनेट ने कानून साजी कर दी और डिसक्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 5 साल उनके पूरे हो चुके हैं, तो भाई उसके अंदर ये है कि डिसक्वालिफिकेशन अगर लगी भी है, एक लॉजिकल, एक टेक्निकल सी पॉइंट है कि अगर डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म हो भी गई है फिर भी सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं 16 सितंबर तक कौन? उमर अता बंदयाल साहब। तो उमर अता बंदयाल साहब जो अपनी एक प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको अच्छी अच्छी खबरें दे दूँ ना। मैंने आपसे वादा किया था ना कि नून लीग वालों का पहले 2 मिनट के अंदर जो है दिल खुश हो जाना है, तो पहले मैं आपका दिल खुश कर दूँ, ठीक है। सो नवाज शरीफ साहब के जितने भी मुतल्लिका जो वकील हैं, जो उनकी लीगल टीम है, वो मुतल्लिका अदालतों को रुजू करेंगी और नवाज शरीफ का जो डिसक्वालिफिकेशन का बाकायदा तौर पर जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करेंगी। और वो कहेंगे कि जी 5 साल हो गए हैं, बल्कि 5 साल 6ठा साल लग गया, और अब जो है नवाज शरीफ क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं, तो अब वक्त आ गया है कि वो अपनी प्रेसिडेंटशिप भी उनको वापस मिले और अब वो वज़ीर आज़म के लिए भी अपनी तमाम तर जो कमर है वो कस लें। दूसरी चीज़ ये है कि नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम की मुकम्मल प्लानिंग कर ली है। मैंने आपको पहले बताया था ना चंद दिनों पहले कि नवाज शरीफ ने लंदन से ऑर्डर लगाया था, चलो शाबाश जी मंशूर के ऊपर काम करना शुरू कर दें, शाबाश, और तमाम तर जो है ना अवामी राब्ता मुहिम आप शुरू कर दें, तमाम तर आप कन्वेंशंस करनी शुरू कर दें। अब इसके बाद जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि नवाज शरीफ ने अपने आप को एक जिम्मेदारी दी है, और नवाज शरीफ ने अपने आप को ये टास्क और जो जिम्मेदारी दी है वो ये है कि नवाज शरीफ, गौर से सुनना है आपने, नून लीग वालों गौर से सुनना है, नवाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्या है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों सूबों को डायरेक्टली खुद नवाज शरीफ देखेंगे। नवाज शरीफ ना सिर्फ तमाम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों से, लीडर से मुलाकात करेंगे, अवामी राबता मुहिम करेंगे, बल्कि सबसे मिलेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब खुद देखेंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उन्होंने इतनी तैयारी कर ली है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही है भाई, ये मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ इस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, वो जैसे जैसे होती जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। सारा कुछ इसी वीडियो में तो नहीं बताना ना, कुछ चीज़ें आपको आगे चल के भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर लें। जो उमर अता बंदयाल साहब का चैप्टर है ना, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो उन्होंने फुल टाइम रोड़े अटकाने की तैयारी कर ली है, और रोड़े उन्होंने ये अटकाने हैं कि उन्होंने कहना है कि जी वही अभी तो हम 5 रुकनी बेंच ने डिसाइड किया था, अभी अब मैं 7 रुकनी बेंच बनाऊंगा, और मुझे पक्का यकीन है कि उस बेंच के अंदर उन्होंने काजी फाइज साहब को तो रखना ही नहीं है, ठीक है। और 16 सितंबर तक उन्होंने अपनी मनमानी करनी है। हुकूमत जो है वो जा रही है अगस्त में, और अगस्त यानी 11 अगस्त से 15 सितंबर तक, इस तारीख तक उमर अता बंदयाल ने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली है, और उन्होंने ऐसे रोड़े अटकाने और ऐसी जुडिशल एक्टिविज्म करनी है कि उन्होंने अपने पूरे टेन्योर का एज ए चीफ जस्टिस जो बदला है ना वो उसे 1 महीने में निकालना है। तो इसीलिए नवाज शरीफ ने डिसाइड किया है कि जब ये उमर अता बंदयाल साहब ये अदलिया जब बदला निकालेगी, उससे पहले मेरे तमाम जो वकील हैं वो मुतल्लिका अदालतों को रुजू करके नवाज शरीफ साहब के लिए आवाम के हवाले से सियासत करने के लिए राह हमवार कर देंगे। और जैसे ही 16 सितंबर गुजरेगी उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट्री सियासत के अंदर अपनी एंट्रेंस कर लेंगे। अब बताएं अच्छी खबर है कि नहीं है? अच्छी है ना, जाहिर सी बात है भाई, लीडर है, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 4थी दफ़ा बनने के लिए आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ जैसे स्टेचर के लीडर अब कहाँ हैं पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में तो अब सियासतदान रहे ही नहीं है, सियासतदानों को तो रहने ही नहीं दिया गया। मतलब अब ये फ़लसफ़ा हो गया ना। आप मुझे खुद बताएं, आप कहेंगे ये क्या खबर है, ये खबर है पाकिस्तान में। मुझे बताएं कौन है सियासतदान? सारे सियासतदानों को इन्होंने उनका सियासी प्रोसेस ख़त्म कर दिया है। जो कोई काम करने के लिए आता है पाकिस्तान में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, उसने अगर काम किया हो, अगर बेनज़ीर ने अगर कोई काम करने की कोशिश की है जमहूरियत के लिए उसके, तो ख़त्म कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी के ऊपर कतगन लगा देते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हमें ऐसे लीडर्स की ना कदर करनी चाहिए। नवाज शरीफ जैसे इकलौते ही रह गए। अब ज़्यादा बेनज़ीर साहिबा तो इस दुनिया में है नहीं, वो चली गई हैं। और वैसे भी खैर एनीवेज़ बेनज़ीर साहिबा की बर्थडे भी आ रही है, तो हम उनको एडवांस में ही बर्थडे भी विश कर देते हैं कि अगर वो ज़िंदा होती तो आज शायद पाकिस्तान कोई और मंजर पेश कर रहा होता। तो खैर जी, नून लीग वालों के लिए तो ये खबर थी। लेकिन आप बाकी भी लोग भी देखें, क्योंकि वैसे तो ये खबर अब काफ लीग के हवाले से है और पीटीआई के हवाले से है, लेकिन ये नून लीग वालों के साथ भी पूरी जुड़ती है। क्योंकि जैसे ही पता चला कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापसी के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं और ईद के बाद उनका पूरा प्रोसेस ये चल पड़ना है, तो वहीं से जो दूसरी खबर आई है वो आई है एक बहुत अहम मुलाकात। मतलब आप यकीन करें, आज के दिन की सबसे अहम मुलाकात ये वाली होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि ये मुलाकात ऐसी है कि किसी को इजाज़त ही नहीं थी मुलाकात करने की, रोने पिटने चल रहे थे। ये मैं परवेज़ लाई साहब की बात कर रही हूँ। परवेज़ लाई साहब के हवाले से उनके बेटे स्पेन में बैठे हैं ठंडे ठार मौसम के अंदर। मतलब चाहे वहाँ पे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन पाकिस्तान से तो मौसम वहाँ पे ठंडा ही होता है ना। तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं जी, जो मुन्नस बैठ करके कि जी मुलाकात करने नहीं दी जा रही, ना मेरी वालदा को मिलने दे रहे हैं, ना परवेज़ लाई साहब की बीवी को मिलने दे रहे हैं, ना उनके वकीलों को मिलने दे रहे हैं। लेकिन भाई ए बड्डी मुलाकात हुई जे, और बीवी भी पीछे, वकील भी पीछे, हर कोई पीछे रह गया है। मैं आपको बताऊं, आईजी जेल खाना जात जो है वो खुद चौधरी शुजात हुसैन, हाँ सही नाम सुना है आपने, सही पकड़े आप, चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे चौधरी सालिक हुसैन को लेकर के खुद परवेज़ इलाही साहब से मिलवाने के लिए गए। परवेज़ इलाही साहब इज़ नॉट अलाउड टू मीट एनीबडी एज पर उनके बेटे जो स्पेन में बैठे। लेकिन आज ये दो लोगों के साथ इनकी मुलाकात हुई और ये आज के दिन की सबसे ज़्यादा अहम मुलाकात है, क्योंकि जब मुलाकात होने ही नहीं दी जा रही थी, ये रोने थे कि मुझे मिलने ही नहीं देते। आपको याद है ना, परवेज़ इलाही साहब जब आए थे अदालत जाने के लिए भी, तो तब भी मीडिया के सामने ये रो रहे थे, मुझे मिलने ही नहीं देते, मैंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, मैंने तो मिलने नहीं देते किसी को। अच्छा, अब मुलाकात तो हो गई, मुलाकात 1 घंटे की रही। अब 1 घंटे की मुलाकात के अंदर खूब दुख दर्द जो है बांटे परवेज़ इलाही साहब ने। उन्होंने गिट्टे गोटों को हाथ लगाया चौधरी शुजात साहब के। देखो भाई तो भाई है, फिर भाई को तो ख्याल आया, चौधरी शुजात को तो ख्याल आया अपने भाई का, परवेज़ इलाही साहब को चाहे ना आया हो। तो परवेज़ इलाही साहब ने गिट्टे गोटों को हाथ लगाया। उन्होंने कहा जी तुसी मेरे मुर्शद हैं, इमरान खान हो या पिंकी पीरनी हो, वो भाड़ में जाएँ। चौधरी साहब तुसी मेरे मुर्शद हो, तुसी मेरे बड्डे पढ़ाओ, आप जो है ना किसी तरह बस मेरी सियासत में वापसी लें। अब ज़राए के हवाले से आप देखें ना, अंदर बातें चल रही होती हैं, ये जो ऐसी खबरें होती हैं ना ज़राए के हवाले से छोड़ी जाती हैं। अब ज़राए ने ये खबरें दी हैं हमें कि भाई वो किसी वक्त भी काफ लीग ज्वाइन कर सकते हैं। पर परवेज़ इलाही साहब का इशू है, काफ लीग ज्वाइन करना इशू नहीं है। परवेज़ इलाही का ये इशू है कि वो कहते हैं कि जी उनका सियासत में भार बढ़े। अब भार उनका कैसे बढ़ेगा, उनका वज़न कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वो काफ लीग में आ भी जाते हैं तो उनकी वो वैल्यू नहीं होगी जो चौधरी शुजात की है, जो चौधरी सालिक हुसैन साहब की है, जो शाफे हुसैन की है। और उसकी वजह ये है क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन पर डबल काटे हैं, डबल के भी ट्रिपल काटे हैं, 3 क्रॉस है उनके ऊपर। 1 क्रॉस तो पीटीआई का है, क्योंकि ये एक्चुअली वो जो खान साहब को बड़ा शौक है ना ज़बरदस्ती शादियों और ज़बरदस्ती तलाक़ों वाली ट्वीटें करने का, असल में ज़बरदस्ती शादी ये जो मिसाल अगर किसी पे लागू होती है ना, तो वो परवेज़ इलाही और पीटीआई पे लागू होती है। परवेज़ इलाही और पीटीआई का रिलेशन ज़बरदस्ती शादी का ही है, और वो भी ज़बरदस्ती की ऐसी शादी कि वो जो असल में जो माँ बाप ने बन के नहीं कराई होंगी, मुंह सिर हाथ हर चीज़ बांध के जी अब ये करनी है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक तो पीटीआई का काटा है, क्योंकि सदर बन करके भी उनको वो इज्जत, वो रुतबा और सदारत मिली नहीं। मतलब इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि सदर बन करके सदारत नहीं मिली। तो एक तो पीटीआई का काटा, चले जी पीटीआई अब ये रेलिवेंट है, बाहर निकालें। जो 2 और इम्पॉर्टेंट काटे हैं ना, वो बड़े रेलिवेंट और बड़े इंपॉर्टेंट काटे हैं जो परवेज़ इलाही साहब पर लगे हुए हैं। एक काटा फौज का है, आसिम मुनीर ने ठक करके काटा लगाया हुआ आर्मी चीफ ने, क्योंकि भाई आर्मी चीफ इस टाइम पर एक फाइटर जेट तैयारे की तरह है। वो एक फाइटर जेट तैयारे हैं जो कि एक फाइटर मोड में है और उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप करना है। और जो आर्मी चीफ हैं उनको इस टाइम पर ना ये सूट करता है, ना इस टाइम पर उनका ये मिजाज है कि वो जी दोस्ती यारी आओ हम इस परचम के साए तले एक है खेले, नहीं, कोई चक्कर नहीं।
कोई चक्कर नहीं, बड़ी बड़ी फौजियों की नहीं सुनी जा रही है, उनकी सिफारिशें नहीं चल रही हैं। ये जो परवेज इलाही साहब है, ये क्या भाव बिकते हैं? कुछ नहीं, वो चले गए दौर 8-9 सीटों वाले जो है पाकिस्तान की पूरी सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे थे, वो दौर चला गया। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक मौका महल होता है। वक्त मौका महल इस टाइम पर नहीं है, फौज का इस टाइम पर काटा है। जनरल आसिम मुनीर इज टू बिजी क्लीनिंग अप पाकिस्तान एंड ही हैज गॉट अदर इश्यूज टू डील विद। दूसरा जो सबसे बड़ा काटा है, क्योंकि नवाज आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, और जब नवाज शरीफ वापस आ रहा है तो फिर पूरे मुल्क की सियासत उसके गिर्द घूमेगी, जाहिर सी बात है, जो कि अभी भी घूम रही है, लेकिन जब वो फिजिकली पाकिस्तान में आ जाएंगे तो और ज़्यादा घूमेगी। और नवाज शरीफ ऑलरेडी 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा परवेज़ इलाही की सिफारिश को मना कर चुके हैं। परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज साहब के थ्रू शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचाया कि कुछ साड़ी भी सुन लो। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई परवेज़ इलाही को एंगेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और काटा भी है, वो काटा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यानी आसिफ अली जरदारी का। बिकॉज आसिफ अली जरदारी तो बाकायदा बड़ी इज्जत के साथ परवेज़ इलाही साहब को अपने इत्तेहाद में शामिल करके अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट मिठाइयाँ बटने वाली थी, बल्कि बट गई थी, आप समझे। वो पता नहीं सुबह क्या हुआ, रात को कोई ख्वाब आया या पता नहीं फ़ोन आया या डंडा आया, पता नहीं क्या हुआ, बस वो सुबह आपको पता है परवेज़ इलाही साहब ने अपना इरादा बदल दिया। सो इतने ज़्यादा जब कांटे लगे हो ना, जैसे कहते हैं रेड फ्लैग्स, वो क्या कहते हैं, तो मैं तो परवेज़ इलाही साहब के लिए यही बोलूँगी कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। काफ लीग में वापस तो आना चाहते हैं, इज़्ज़त रुतबे वज़न के साथ वापस आना चाहते हैं, पर कैसे आएंगे जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अवाम का तो इतना कोई लेना देना है ही नहीं परवेज़ इलाही साहब के साथ, ठीक है। अब ये मामला, अब चौधरी शुजात साहब को उन्होंने एक जिम्मेदारी डाली है, भाई ने रोना रोया है, अब भाई का तो दिल है, भाई ने कहा है कि भाई काफ लीग के तो दरवाजे खुले हैं तुम्हारे पर, लेकिन अब मुझे ये नहीं ना पता कि मैं काफ लीग में तुम्हें क्या सियासी वज़न दे सकता हूँ, मैं क्या दूँ तुम्हें काफ लीग के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह आपने तो ब्लंडर्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं परवेज़ इलाही साहब, आपने तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो ये सारी कहानी थी आज की इस मुलाकात की। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इमरान खान साहब से रिलेटेड है, अब ज़रा पीटीआई वाले आगे आ जाएं, जितने भी हैं कहीं पर भी जो छुपे हुए हैं वो सारे आगे आ जाएं और सारे आकर के अब ये सारी बातें सुने कि इमरान खान साहब को आज किसी और ने नहीं, उन लोगों ने इमरान खान साहब को उनकी असलियत और औकात दिखा दी है जिनके ऊपर तकिया इमरान खान साहब किए बैठे थे। अब मुझे आप बताएं, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा तकिया कौन है? ये जाहिर सी बात है, जुडिशरी। उनका बस नहीं चलता, वो कहते जुडिशरी है ना, जब तक मेरे जजेस हैं तब तक इमरान खान को कोई टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन आज उनकी ये गलतफहमी दूर हुई, और गलतफहमी ये दूर हुई कि एटीसी की अदालत में आज उन्होंने एटीसी जाना था इमरान खान साहब ने, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। वहाँ पर तो पहले गए तो इमरान खान साहब को पहले उन्होंने बड़ा अच्छा फील कराया। पहले होता है ना, जब बकरे को ज़िबा करना होता है तो उससे पहले उसको खूब अच्छा खातिर मदारत की जाती है। खातिर मदारत किसी और ने नहीं की, इमरान खान साहब के अपने वकील ने की। उन्होंने बताया कि इमरान खान कितना अजीम आदमी है, कितने अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए। अब जब वो ये काम बता रहे थे तो इमरान खान, क्योंकि अपनी तारीफ़ उनको किसी और के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती, इमरान खान कहते जो तारीफ़ मैं करता हूँ वो ही ठीक है, मेरा वकील क्या तारीफ़ करेगा, वकील सही तारीफ़ नहीं कर रहा था। तो बीच में बार बार इमरान खान घुस रहे थे, नहीं वो ये भी बताओ ना मैंने ये भी किया, और हाँ और सर मैंने ये भी किया, और मैंने ये भी किया, मतलब अपना CV पेश कर रहे थे। जज को गुस्सा चढ़ गया। जज ने कहा कि भैया मुलजिम है, इसको तो चुप कराओ, शट अप इमरान खान, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। एक्चुअली ये हुआ, आसान सीधी ज़बान में मैं आपको बता रही हूँ। तो भाई वो जिस अदालत पे इमरान खान साहब को बड़ा तकिया था ना, उत्थे उन्होंने खूब इन्हां दी बेइज्जती की थी। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ जिसके ऊपर इमरान खान साहब बड़े फूले नहीं समाते कि जी वही जीतेगा इलेक्शन में जिसको मैं टिकट दूंगा, और जो पीटीआई का वोटर है वो तो पीटीआई का वोटर है, और जो पीटीआई का वोट बैंक है वो पीटीआई का वोट बैंक है। पीटीआई का वोट बैंक आगे से इतना डिवाइड हो गया है, ये आखिरी चीज़ आपने ज़रूर सुन के जानी है, वो इसलिए क्योंकि आपने पंजाब का चैप्टर देखा ना। पंजाब चैप्टर था IPP, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान, जहांगीर तरीन, उन्होंने किनको ले लिया? पीटीआई के बहुत से लोगों को। उसमें से अब 4 ऐसे लोग हैं जो कि कहीं के नहीं रहे। मतलब अब मुझे नहीं पता, वैसे अच्छी मिसाल तो नहीं होती है, बट भाई मुझे तो वैसे कुत्ते बहुत पसंद हैं। आई एम अ डॉग लवर, मेरे पास तो डॉग है भी, मेरी डॉगी का नाम है स्पाइस, मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। बट वो मिसाल पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं, पर दे देती हूँ, हमारी आपस की बात है, मिसाल दे देती हूँ।
धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ऐसे लोग जैसे फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, मौलवी महमूद, ये जो हैं सारे, ये यू टर्न लेने के चक्कर में हैं। इनको भाई आईपीपी की कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अब जाएंगे कहाँ यू टर्न लेके? खान काटा, खान माजी की स्टोरी, नहीं आना उन्होंने अभी इलेक्शन में, ठीक है। उधर से अब केपी के चैप्टर बन रहा है। परवेज खटक साहब पीपल्स पार्टी में जाते जाते रुक गए हैं, उनके कानों में किसी ने कुछ फुसफुसा दिया है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वहाँ से परवेज लाई साहब को अपनी पड़ गई है। वहाँ पे परवेज खटक साहब ने कहा कि भाई माहौल बन रहा है, ज़रा मैं अपना भाव ज़रा बढ़ा लेता हूँ। उन्होंने इससे पहले कि वो पीपल्स पार्टी को ओके करते, उन्होंने अपना एक अलग चैप्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जी तहरीके इंसाफ, अगर मैं ये कहूँ वन लाइनर, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ये जो खान साहब भी बड़ा मान कर रहे हैं ना कि मेरा वोट और फलाना वोट, तो ये वो जो एंटी पीएमएलएन और एंटी पीपल्स पार्टी वोट है ना, वो इतने टुकड़ों में डिवाइडेड है कि आने वाले इंतखाबात में असर तो नज़र आएगा। एनीवेज, इंतखाब से पहले और बहुत कुछ है। इंतखाबात से पहले जो है फड्डे भी होने हैं, और इंतखाबात से पहले जो है एक निगरान सेटअप भी आना है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए द बीनर सलीम शो।